अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ साकिब बशीर हैं और एक ख़ास मेहमान साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड इबादुर्रहमान लोधी जो अब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और एडवोकेट वफाकी आइनी अदालत भी हैं और आज वफाकी आइनी अदालत में पेश हुए। इससे पहले कि हम एडवोकेट इबादुर्रहमान लोधी के उस बड़े अहम सवाल की तरफ उठाएं जिसने आज वफाकी आइनी अदालत के 6 जजों को भी घुमा कर रख दिया और बज़ाहिर ये ऐसा अहम सवाल है कि जिससे 27वीं यानी तरमीम के मुतल्लक भी मज़ीद सवाल उठ रहे हैं। मगर आज की बड़ी खबर ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जजेस सीनियरिटी केस में जजेस के तबादले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हुए जजों के तबादलों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए नए जजों की सीनियरिटी को दुरुस्त करार दिया था, उसके ख़िलाफ़ अपीलें आज वफाकी आइनी अदालत में मुकर्रर थी समाअत के लिए, मगर कोई नहीं आया। जी हाँ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 4 जजेस की तरफ से दायर इन इंट्रा कोर्ट अपीलों कि समाअत के लिए पैरवी के लिए ना तो जजेस के वकील आए ना जजेस आए और आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी जो आइनी अदालत थी उसने आज 1-2 दफ़ा केस पुकारा, मगर जब कोई भी रोस्टर पे नहीं आया तो उन्होंने अदम पैरवी की बुनियाद पे जजेस ट्रांसफ़र और जजेस सीनियरिटी केस की जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी। जी हाँ, अदम पैरवी की बुनियाद पे। इसका मतलब ये है कि तकनीकी एतबार से और बज़ाहिर अब जजेस के जो तबादले का मामला था वो अब आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म हो गया है, जो है जैसा है की बुनियाद पे अब ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके अलावा भी कुछ आम केसेस में एडवोकेट रियासत अली आज़ाद और एडवोकेट फैसल सदीकी भी आइनी अदालत में पेश नहीं हुए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड इबादुर्रहमान लोधी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लोधी साहब बड़ा अहम आपने एक सवाल खड़ा कर दिया है आइनी अदालत के लिए और वो बुनियादी तौर पे जो हमें समझ आई है उसके मुताबिक तो जो आइनी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर बतौर अपील कोर्ट नहीं बैठ सकती और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील नहीं सुन सकती और 27वीं यानी तरमीम में जो मुकदमात मुंतकिल हुए हैं उस मुकदमात की मुंतकिली के बावजूद भी वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे जो अपीलें हैं उनकी समाअत नहीं कर सकती। ये मामला था क्या एक्चुअली, और आप कैसे वफाकी आइनी अदालत में आए और आपका बुनियादी नुक्ता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान, मैं यहाँ पे आज मेरी पहली दफ़ा मेरी और इन वफाकी आइनी अदालत के जजों का आमना सामना हुआ है बतौर वकील और बतौर जज। मैं यहाँ पे आया इस तरह हूँ कि मुझे नोटिस मिला कि आपकी जो ICA फिक्स थी, जो फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड बाय ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3), मैंने उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की थी। तो यहाँ से मुझे ये इंटीमेशन हुई कि वो 27th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपील जहाँ पे ट्रांसफ़र होगी दूसरे केसेस के साथ, और इसलिए आप उसकी समाअत के लिए यहाँ पे हाजिर हो जाएं। मैं 27th अमेंडमेंट को एग्ज़ामिन करने के बाद यहाँ पे हाजिर हुआ था और मैंने यहाँ पे मेरे साथियों ने कुछ मेरिट्स पे बात करने शुरू की तो मैंने उनको रोका कि मेरा एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये है या सबमिशन ये है कि आइनी अदालत वजूद में बेशक आ गई है लेकिन उसकी रेस्ट्रेंट्स अपनी जगह मौजूद है, उसकी जुरिसडिक्शन हमने एग्ज़ामिन करनी है विद रेफरेंस टू आर्टिकल पार्ट 2A जो ऐड किया गया है, चैप्टर 2A जो ऐड किया गया पार्ट 7 में, उसके तहत जो पेंडिंग अपील्स हैं बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट्स पास्ड अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 184(3), वो एपलेट जुरिसडिक्शन में लाई नहीं करती फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। मैंने उनको अब सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है 175B to 175K तक है मेरा ख्याल, ये प्रोविजन जितनी भी हैं, 175E और 175F जो रेलिवेंट ज़्यादा है इसमें, कि एपलेट जुरिसडिक्शन है क्या इस हाई कोर्ट की, इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की।
हाई कोर्ट की जितनी जजमेंट्स, डिग्रीज और अपील जो हैं, जो डिसाइड हाई कोर्ट करती है, उसके तहत विद द एक्सेप्शन ऑफ फैमिली मैटर्स एंड रेंट मैटर्स, ये एक अजीब इसमें एक हुस्न पैदा कर दिया गया है कि फैमिली और रेंट मैटर्स वो सुनते रहें, किराएदारों को और मालिक मकानों को और मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े हैं, तलाक, हक महर, नान नफका, वो सारे डील करेंगे सुप्रीम कोर्ट, और बाकी जितने लीगल पॉइंट्स हैं वो सारे इशू डिसाइड होंगे। यहाँ पे जजेस ने शुरू में कुछ बात करने की कोशिश की कि जी नहीं हमारी जुरिस्डिक्शन है। जब मैंने उनको, वो जो लॉ मेकर्स ने इसमें वर्डिंग इस्तेमाल की है, बार बार जब 174(5) में ये कहा गया है कि फ्रॉम दिस आर्टिकल, अंडर दिस आर्टिकल, तो मैंने कहा ये दिस जो लफ्ज़ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, और लॉ मेकर्स की इंटेंशन, डिबेट तो इसमें सच्ची बातें हुई नहीं। अगर हम लॉ मेकर्स की इंटेंशन पर जाना चाहें ना, तो हमें देखना पड़ता है कि जी पार्लियामेंट में डिबेट क्या हुई। आप ये कहते हैं कि ऑल पिटीशंस फाइल्ड अंडर 175E 27th अमेंडमेंट के तहत जो लाया गया है, तो 27th अमेंडमेंट से पहले तो 175E नहीं था, ही तो नहीं। दिस आर्टिकल से क्या मुराद है? मैं यही कह रहा हूँ, ये है सारी कन्फ्यूजन। जब लॉ मेकिंग हेस्ट में होगी तो फिर ये इस किस्म के तो लूप होल्स रह जाएंगे इसमें। अब किसी ज़माने में तो ड्राफ्ट्समैन जो लॉ मिनिस्ट्री में बैठा होता था वो एक ड्राफ्ट तैयार करता था। अब वो लॉ मिनिस्ट्री या उसका जो रेलिवेंट सेक्शन है वो पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया, कहाँ से मुसद्दे बन के आते हैं, जिनके बारे में हमारा लॉ मिनिस्टर भी कहता है कि ये मुसद्दा मेरे सामने तो पहली दफ़ा आया है। इस किस्म की जब लॉ मेकिंग होगी तो इस किस्म के लूप होल्स रह जाएंगे। ठीक है। आज मेरे 5 मिनट के आर्गूमेंट्स के बाद भी जब जजेस ये कहना शुरू हो गए, एज्यूम है इसमें ये कर सकते हैं, मैंने कहा जब एजम्पशन में बात आ जाएगी तो फिर इसमें फर्दर इंक्वायरी का मैटर चला जाएगा, और जब एज्यूम कर रहे हैं आप तो इसका मतलब है लॉ मेकिंग प्रॉपर नहीं हुई, ये क्लियर वर्डिंग नहीं है, और इसमें बहुत सी अभी गुंजाइश है। तो ये बज़ाहिर आपको नहीं लगता कि ये एक टेक्निकल हिच है, और जो लॉ मेकर्स की जो इंटेंट थी वो यही थी कि तमाम मुकदमात मुंतकिल हो जाएंगे आईनी बेंच के, जो मुकदमात में आईनी कोर्ट में इटसेल्फ इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट। हम टेक्निकलिटीज को अवॉइड करेंगे ना तो फिर सारा फाउल प्ले हो जाएगा। ये सारा फाउल प्ले हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और लॉ के साथ। टेक्निकलिटीज़ को तो हमने ऑब्जर्व करना है, हमने कॉमे और फुल स्टॉप को भी मीनिंग देनी है। सही। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट आपको आपके इसी अपील में बुला लेती है तो आप किसके सामने पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट मुझे कहाँ बुलाएगी, उस सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जान छुड़ा ली। क्या कह रहे हैं, फाइल सुप्रीम कोर्ट में भेज दे? मेरा बिल्कुल यही कहना है कि जहाँ मैंने अपील फाइल की थी जुरिस्डिक्शन अभी तक उन्हीं के पास है। अच्छा, वो अभी भी सुन सकते हैं आप? बिल्कुल सुन सकते हैं मेरे नुक्ते नज़र। वहाँ पे तो आईनी बेंच है ही नहीं। अब आईनी बेंच ना हो ना जी, कहाँ सेक्शन 5 में जिक्र आईनी बेंच का? लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, larger than the bench which was originally hearing the case. जो 22,000 केसेस भेज दिए गए हैं वफाकी आईनी अदालत को, तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह भेजे गए हैं वो देखा क्या होगा कि ये किन की जुरिस्डिक्शन बनती है, यानी वैसे ही उठा के कैटेगराइजेशन कोई नहीं हुई। अच्छा। कोई क्लासिफिकेशन कोई नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद बहुत सुख का सांस ले लिया है कि उसकी पेंडेंसी में 22,000 केसेस एकदम से डिसाइडेड या डिस्पोज्ड ऑफ तस्वर होंगे, और उनकी जो पेंडेंसी की लिस्ट है वो 56,000 से 36,000 पे आ जाएगी। तो ये परफॉर्मेंस किसकी है? ये परफॉर्मेंस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की है या चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की? देखें जी, याहिया अफरीदी साहब उनकी ओथ टेकिंग में उस स्टेज पे बैठे थे, और इसका मतलब है कि दोनों ने मिल के एक बात की है। और शुनीद ये है कि ये जो मुसवदा है ये पहले याहिया अफरीदी साहब को पेश किया गया कि आप अपने इसमें ऑब्जर्वेशन या राय या जो भी ओपिनियन देते, उन्होंने इसको पढ़े बगैर, जिस तरह वो कहते हैं मैं ख़त नहीं पढ़ता, उन्होंने वो मुसवदा भी नहीं पढ़ा और वो भेज दिया कि जी पार्लियामेंट का मुकम्मल इख्तियार है, जो मर्जी करें। अब आखिर में जाते हुए आप ये बता दें कि 27वीं आईनी तरमीम और जो 26वीं आईनी तरमीम, ये दोनों जो तरमीम लाई गई हैं, इससे ओवरऑल अदलिया की और वकला की कारकर्दगी पे क्या असर पड़ेगा? वकला की कारकर्दगी तो मेरा ख्याल है बढ़ जाएगी। उन्होंने इन पॉइंट्स को फर्दर एग्जामिन करते हुए कोर्ट्स को असिस्ट करना है, जो भी कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स की मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सच्ची बात है। अब मैं क्या कहूँ कि जब आर्टिकल 175 के तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की फाइंडिंग को बाइंडिंग करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट पे भी, तो यहाँ बैठे हुए हमारे जो जजेस हजरात हैं उनका कहा हुआ अब वहाँ बैठे हुए जजेस हजरात में बाइंडिंग होगा। यानी कि मैं इस पे फर्दर मजीद कमेंट नहीं करना मैं चाहता। एक सिनेरियो दे देता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो हेड कर रहे थे जुडिशल कमीशन को, उन्होंने जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया
अब वो जजेस यानी कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब अब वो उनसे सीनियर हो चुके हैं। सीनियर इस सेंस के कि जो जुडिशल आर्डर यहाँ से आएगा वो उन पे बाइंडिंग होगा, लेकिन याह्या अफरीदी साहब का जुडिशल आर्डर इन पे। अच्छा साकिब, आपने जो नाम लिया है याह्या अफरीदी साहब की तो वोट उन जजेस के भी अगेंस्ट थी, वो तो उनको भी यहाँ नहीं लाना चाह रहे थे और उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अपॉइंट नहीं करना चाह रहे थे। उनके खिलाफ बस रिमार्क्स मौजूद थे और रिपोर्ट्स मौजूद थी। 2 जजेस को इग्नोर कर दिया गया था और तीसरे नंबर की जज आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। और वहाँ से अब वो जो इग्नोर किए हुए जज थे वो यहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट में आए और अब सुप्रीम कोर्ट से उनका चुनाव इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में हो गया, जिनकी फाइंडिंग अब बाइंडिंग होगी अपॉन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा लोधी साहब, आखिर में ये बता दें कि अब जबकि जजेस सीनियरिटी और तबादला केस फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है, हतमी हो चुका है, जस्टिस असलम डोगर अब अच्छा मतलब मेरा ख्याल ये है कि आज मेरे उस आर्गूमेंट्स के बाद और मेरी ICM को एडजर्न करने के बाद और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के बाद कि मैं इन ब्लैक एंड वाइट अपना वर्शन इस इशू पे लेके आऊँ कोर्ट में, जितने इस सेट के अपील्स थी वो सारी एडजर्न होनी चाहिए थी, irrespective of the fact whether any person is appearing before the court or not। जब एक सेट ऑफ अपील्स में एक पॉइंट जब जुरिस्डिक्शन का रेज हो गया है और आपने उसको एंटरटेन कर लिया है, तो बाकी जितनी अपील्स हैं इसी बैकग्राउंड में फाइल हुई उन सब के साथ एक सच सलूक होना चाहिए। बतौर जज, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? ये जो 27वीं यानी तरमीम में जो तबादला होने वाले जज की जो रजामंदी की शर्त थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, तो अब जजेस क्या सोच रहे हैं हाई कोर्ट्स में बैठे हुए? क्या उन पर दबाव बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, कंट्रोल बढ़ गया है हुकूमत का अदलिया पे? अच्छा वैसे मतीउल्लाह जान, आप चूँकि मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट का साबिक जज हूँ, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, मैंने पिंडी बेंच में अगर बैठ के फैसला दिया ना जो कुछ लोगों को नागवार गुजरा, तो मुझे बहावलपुर भेज दिया जाता था। अच्छा, बहावलपुर में भी मैं हाई कोर्ट का जज ही रहा। अच्छा वहाँ बहावलपुर में जब मुझे भेजा गया तो मेरे सामने एक शुगर मिल, रहीम जार खान की शुगर मिल, जो उस वक्त के इक़्तिदार वाले लोगों के नाम से थी, तो वो आगे वो 4-5 बेंचों से होते हुए आई थी। तो मैंने टेकअप किया, वो कोशिश की उन्होंने कि ना करें, वो मैंने डिसाइड कर दिया। उन्होंने बहुत सारी सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा कि इसको टेकअप करें, इसको रिवर्ट करें अपना पोजीशन और इनसे वागुजार भी करें और इनसे रिकवर करें जो कुछ जितना अर्सा इन्होंने इस्तेमाल किया। तो फिर मुझे बहावलपुर बेंच से उन्होंने मुल्तान पे भेज दिया। मुल्तान में कुछ और केसेस इस किस्म के मेरे सामने आ गए, फिर उन्होंने लाहौर बुला लिया था मुझे। हाई कोर्ट का जज जहाँ भी बैठा हो, अगर वो तुरबत भी बैठा है ना तो हाई कोर्ट का जज है। नहीं, लेकिन अब लाहौर वालों को तुरबत तो भेजा जा सकेगा ना। हाई कोर्ट का जज ही है जी, कोई मसला नहीं, वहाँ जाके देखे ना, वहाँ के मसाइल हल करे बैठ के। यही क्या बात हुई? लेकिन आप ये मानते हैं कि जजेस जो हैं, शर्मनाक तरीका है ये जजेस को डील करने का शर्मनाक तरीका है। लेकिन जज अगर सुप्रीम हाई कोर्ट का जज है ना तो वो कहीं बैठ के भी हाई कोर्ट का जज ही रहे। बहुत शुक्रिया जस्टिस बदरमान साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत मेहरबानी साहब, थैंक यू। तो साकिब बशीर साहब, आपने सुन लिया साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट ने जो आखिर में अपने ज़ाती तजर्बात के बयान किए और हमसे शेयर किए। पहले आ जाते हैं जो जजेस सीनियरिटी वाला मामला है। अब इबादुर्रहमान लोधी साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक आइनी नुक्ता उठाया है उसके बाद तमाम ऐसी अपीलें जो हैं उनमें एडजर्न हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो पटिशनर ही मौजूद नहीं था, तो शायद अब वो पता नहीं आइंदा आएंगे भी नहीं, क्योंकि आइनी अदालत का बाइकआउट। आपको क्या लग रहा है? फैसल सदीकी भी नहीं आए, रियासत आज़ाद भी नहीं आए और जस्टिस मोहसिन कियानी और उनके वकील भी कोई नहीं आया। सबसे पहले तो हम जो अपने देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा मंजर कशी कर दें कि आज जब ट्रांसफ़र जजेस का केस कॉल हुआ, पहले बल्कि ट्रांसफ़र जजेस की जानिब से जो ट्रांसफ़र जजेस के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन्होंने हफ्ते के दिन एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, यहाँ पे इसका दायरा इख्तियार नहीं बनता। वही बात जो इबादुर्रहमान लोधी साहब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका दायरा इख्तियार बनता है, वफाकी आईनी अदालत नहीं बनता। आज जब केस कॉल हुआ तो केस कॉल होते ही हमने देखा कि रोस्ट्रम बिल्कुल खाली था। जहाँ पे वो रोस्ट्रम भरा होता था, मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, फैसल सदीकी, रियासत अली आज़ाद और ये सारे वकला जो है वो वहाँ पे होते थे, तो रोस्ट्रम बिल्कुल खाली था। थोड़े से हैरान थे, परेशान था बेंच भी, मुझे लगा कि क्या है ये क्या हो रहा है? आपको नहीं लगा कि रोस्ट्रम खाली था और बेंच भरा हुआ था?
बेंच भरा हुआ था 6 जजेस से, रोस्टरम खाली था। लेफ्ट साइड पे कोने पे इमरान खान के वकील खड़े थे, जो इस केस में इमरान खान की जानिब से भी पटिशन फाइल हुई थी, तो वो अपील में भी आए हैं। उनका मुद्दा कुछ और था। तो केस कॉल हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने लेफ़्ट साइड पे बैठे अली बाकर नजवी साहब को देखा, तो अली बाकर नजवी साहब ने मुंह से ही इशारा किया कि शुरू ना करें, डिसमिस कर दें। कि उनका शायद उन्होंने ये कहा कि आया ही कोई नहीं, नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस कर दें। तो इस दौरान जो इमरान खान के वकील थे वो बोले, उन्होंने कहा जी हमने अपील फ़ाइल की थी, पहले जो पटिशन फ़ाइल की थी, अब अपील में है, तो मैंने अपना जो मेरा क्लाइंट है उससे मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, यानी कि इमरान खान से अडियाला जेल से इंस्ट्रक्शंस लेनी है। तो आप मेहरबानी करें, हमारी बात तो वो अडियाला जेल वाले मानते नहीं हैं, आप जो मेहरबानी करें आप जो है वो हदायत दे दें। तो फौरी तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, बात सुने, जिस अदालत ने उनको जेल भेजा है आप उसके पास जाएं, हमारा काम नहीं है ये। हालांकि माजी में जब इस किस्म की सिचुएशन बनी थी, इवन काजी फाइज ईसा जैसा चीफ जस्टिस था, तो उसने भी, या अफरीदी साहब जैसे चीफ जस्टिस ने भी, इसका मतलब पता है क्या है? वफाकी आईनी अदालत 6 जजेस बैठे हैं टॉप के, पूरे पाकिस्तान में उनके फैसले जो हैं, जजेस के नाम भी वैसे बता दें हमारे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, साथ में अली बाकर नजफी थे, जस्टिस के आगा थे, जस्टिस अरशद सलीम थे, हसन नजर रिजवी, अरशद हुसैन शाह थे, जैसे हसन नजर रिजवी थे। तो ये 6 टॉप के जजेस बैठे थे और उन्होंने कहा कि जी मुलाकात का जहाँ तक मामला है वो अब ट्रायल कोर्ट में जाएं। अच्छा, अब वो ट्रायल कोर्ट में चले गए। हालांकि मती साहब, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो खड़ा है बंदा, वकील खड़ा है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि आप हदायत दें। ये आइन की तशरीह जो होगी ना, वो भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप ट्रायल कोर्ट से इजाज़त लें मुलाकात की, और इसका मतलब पता है, मतलब ये है कि अगर वो नहीं देती तो कोई बात नहीं, अगली तारीख पे फिर आ जाइएगा, फिर कहिएगा अभी तक इजाज़त नहीं मिली। मुझे तो लगता है उन्होंने कहा है कोई बात नहीं, अगर नहीं देती तो फिर ठीक है, आप ना करें, नहीं तो हम तारीख दे देंगे, या फिर हम डिसमिस कर देंगे कि आप बहस नहीं कर रहे। ये आईनी अदालत है हमारी। आईनी अदालत। मुझे हैरानगी हुई कि जैसे अमीनुद्दीन खान साहब कह रहे हैं कि जाएं जी, वो जो जिस अदालत ने रखा हुआ है वही आपको देगी। हालांकि हमने देखा कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा नैब के केसेस में, जब उस वक्त मेरे ख्याल सलमान साहब ख्वाजा हारिस थे, उनको कहा, उन्होंने कहा जी मिलवाएं इनको। जब या अफरीदी साहब रिसेंटली मेरे ख्याल में ये सलमान सफ्तर थे, उन्होंने कहा हमारी मुलाकात नहीं हो रही। और जब जिस अदालत के सामने वो वकील खड़ा है, मसला उस अदालत का है, आप पूछें जाके ट्रायल कोर्ट से। ये अजीब सी बात है। वैसे ट्रायल कोर्ट कहे कि मैं नहीं इजाजत देता, तो फिर आईनी अदालत इंतजार करे तो बैठी रहे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट नहीं इजाजत। तो फिर उन्होंने कहा जी मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, उन्होंने कहा ये जाएं उधर। तो उसके बाद मामला आया गया, हो गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के वकील मुनीर मलिक काल हुए, फैसल सदीकी काल हुए, फिर जब रियासत अली आज़ाद काल हुए, शुएब शहीन काल हुए, कोई भी नहीं आया। उन्होंने फिर ये कहा कि नॉन प्रोसिक्यूशन, यानी कि अदम पैरवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो अपीलें थी ट्रांसफ़र जजेस केस में, वो खारिज हो चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है। अब आप देखें, वो जजेस ने इंतज़ार भी नहीं किया, बल्कि इबादुर रहमान लोधी साहब ने जो पॉइंट आउट किया नुक्ता, और वो नुक्ता यही जजेस अपनी एक मुतफरिक दरख्वास्त में पॉइंट आउट कर चुके थे। तो ये भी हो सकता था कि इसको एडजर्न कर दें, फिर देखते हैं। पता है ना कि ये जो आइनी जुरिस्डिक्शन होती है, इसमें दरख्वास्त गुजार जो होता है वो मुफाद आमा में आता है। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में डिक्लेयर कर दिया है कि जो मुफाद आमा में कोई दरख्वास्त गुजार आता है तो दरख्वास्त वापस भी नहीं ले सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाज़त ना दे। और वो ये कहते हैं कि मुफाद आमा का मामला ऐसा है कि ये नहीं है कि कोई दरख्वास्त आए और वह वापस लेके घर चला जाए और बात ख़त्म हो जाए। कहते हैं नहीं, मुफाद आमा के मामले में जो आइनी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल करती थी, तो वो ये कहती थी कि ये मुफाद आमा का मामले में सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त गुजार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उसने आइन की तशरीह करनी है। और ये अजीब आइन की तशरीह करने वाले बैठे हैं कि दरख्वास्त गुजार नहीं आया तो डिसमिस, यानी आइन की तशरीह नहीं होगी। ये आइनी अदालत इसी मकसद के लिए थी ना। वो इसका मतलब है आइनी अदालत जो है ये तो कोई चीचू की मलियाँ की सेशन जज की कोर्ट है कि जहाँ पे दरख्वास्त गुजार पहुँचा नहीं है तो डिसमिस होगी, फिर उसकी बहाली के लिए। यार आइन की तशरीह के लिए बैठे हैं, आप किसी को मफाद देने के लिए तो नहीं बैठे। आपने आइन की शिक्कों का तशरीह करनी है, तो फिर दरख्वास्त गुजार पहुँचे ना पहुँचे, आए ना आए, आपको अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना चाहिए था। आपको उसके आर्गूमेंट सुन के उसके ऊपर फैसला करना चाहिए
इन्होंने तो अपने आप को अभी तक सेशन जज समझा हुआ है कि जी दरखास्तदार नहीं आए तो डिसमिस, गई भाड़ में आइन की तशरीह और आइन के शिक्के और बुनियादी और उसमें भी मैंने देखा कि इतना बड़ा मामला है कि पहली दफ़ा हाई कोर्ट के 5 जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि ये हो रहा है कि 3 जजेस कैसे लाए जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी दरख्वास्त डिसमिस हुई, फिर अपील में आ गया मामला। मतलब जुडिशरी के अंदर से इन्वॉल्व हैं लोग। तो जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब ने भी जो डिसमिस की नॉन प्रोसिक्यूशन, अब हो सकता है वो चैम्बर में मशवरा करके आए हों, लेकिन ओपन कोर्ट में तो उन्होंने लेफ्ट साइड पे ही एक तरफ देखा है, अली बाकर नजफी साहब की तरफ, राइट साइड पे बैठे 3 जजेस की तरफ तो नहीं देखा। अब उनसे मशवरा हुआ होगा या उनका फिर इतराज़ नहीं होगा, अगर इतराज़ होता तो वो बोल पड़ते। हो सकता है पहले से तय हो कि भाई अगर नहीं आएंगे तो फिर अब मुझे लगता है गुस्सा भी कर गए हैं, थोड़ा गुस्सा भी वो वकला करके भी एडजर्न भी कर सकते थे, adjourn कर एक और सकते थे। नोटिस दे सकते थे। जी। मतलब बहरहाल मेरे आपने ख्याल ठीक में कहा, आर्टिकल 200 में तशरीह 27वीं आईनी तरमीम में काफ़ी कुछ जो है वो उन्होंने वो कर दिया है जो मर्जी और मंशा थी। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, जो सीनियर होगा वो किसी भी हाई कोर्ट में जाएगा तो सीनियर ही होगा। ठीक है, वो उन्होंने तय कर दिया 27वीं आईनी तरमीम में। तो ये नुकता तो तय हो गया। मेरे ख्याल है 2-3 नुकते थे उसमें, 1-2 तो वैसे तय हो गए थे। अटॉर्नी जनरल को बुलाते, अटॉर्नी जनरल से पूछते और उसके बाद इस मामले को डिसाइड कर देते। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जिस तरीके की आईनी अदालत बनी है, इसने तो इन दरख्वास्तों को ये कह के रद्द करना था कि भाई आईनी 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बाकायदा मना कर दिया गया है कि किसी भी आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है कोई भी अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वो जुरिस्डिक्शन की बुनियादों पे भी इन दरख्वास्तों को डिसमिस ये आईनी अदालत ने करना था। ये भी एक लीगल ऑप्शन इनके पास मौजूद थी। तो मेरा ये राय है कि इनको एक अच्छा मौका मिल गया कि अदम पैरवी की अदम पैरवी भी। फिर एक और इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बता दूं, यही 4 जजेस यानी कि जस्टिस जहांगीरी उनमें शामिल नहीं है, जस्टिस क्यानी, जस्टिस समन, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर, 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट। वो गए सुप्रीम कोर्ट ने वो वसूल नहीं की जो पिटिशंस थी। वो डेफिनेटली यहाँ पे फाइलिंग होगी नहीं होगी वो तो अलग बात है। फिर उन्होंने उसका हवाला अपनी मुतफरिक दरख्वास्त में दिया जो हफ्ते वाले दिन दायर की। फिर उन्होंने वो ट्रांसफ़र जजेस और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी। उसमें वफाकी आईनी अदालत के जजेस को या चीफ जस्टिस को जिस तरह तैनात किया गया, या एग्जेक्टिव ने जिस तरह उसको इस्तेमाल किया, या अदलिया की आज़ादी जहाँ पे सलब हुई है, बहुत सारे सीरियस नोयत के सवालात भी उठाए थे। मुझे लगता है ऐसे है कि उनकी जो 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी वो भी डेफिनेटली, ये जज भी तो इसी माशरे का हिस्सा है। इन्होंने कहीं मीडिया में पढ़ा होगा कि डॉन टीवी में कहीं पे सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के जजों की जो तनख्वाहें हैं, मुझे तो लगता है अब इनकी तनख्वाहें भी कोई बढ़ गई होंगी, 26-26 लाख रुपए। अच्छा, अगर कोई दरख्वास्त के साथ टाइम पे ना आए या ना आए तो ये तो बड़ा आसान है कि एक और केस कम हो गया जी, वर्कलोड केस बैकलॉग कम हो गया। खबर तो ये भी है कि जो जजेस हैं वफाकी आईनी अदालत के, वो पहले जो जुडिशल कॉलोनी है वहाँ पे रहते थे बाकी जजेस के हमरा। तो अब इनको मुख्तलिफ जगहों पे बड़े बड़े घर, अब वो जो किराए पे लेके किराए पे या जिस तरह भी गवर्नमेंट के अपने होंगे तो वो उनको दिए जा रहे हैं। ये भी एक इतला है कि जुडिशल कॉलोनी में ज़री सी बात है घर वो वफाकी आईनी अदालत जैसे नहीं है ना, तो अब तो वो सुप्रीम कोर्ट जैसे घर हैं, तो जजेस जैसे। बल्कि जी ये वफाकी भी है और आफाकी भी है, हमें पता नहीं आफाकी आईनी अदालत भी है। बट एनीवे, अब नेक्स्ट हियरिंग जो है मेरे ख्याल में तो अब मुश्किल ही है ये मामला दोबारा। वो तो उन्होंने डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन किया है। अब हालात बदलेंगे या कोई चीज़ आएगी, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं रेस्टोरेशन की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर आज पेश नहीं हुए जिन्होंने। अच्छा, इसके पीछे वो वकला तहरीक का भी मामला है, जो वकला लाहौर में इकट्ठे हुए थे, कराची में इकट्ठे हुए थे। वो जो है वो उनमें एक राय ये भी थी कि वफाकी आईनी अदालत के सामने पेश ना हुआ जाए, बाइकआउट किया जाए। ये अमली तौर पर वैसे बाइकआउट था। आज वाकई कोई वकील अमली बाइकआउट आज मुझे लग रहा है कि मामला कोई स्टार्ट हो गया बाइकआउट। अमली बाइकआउट पहली दफा देखा गया। बिल्कुल सही। और अमली बाइकआउट किसी आम लिटिगेंट की तरफ से नहीं देखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो इसी ही फ्लोर पे, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर है ना, जहाँ पे इवन जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी की अदालत थी, जहाँ पे अभी आईनी बेंच जो है वो बैठा हुआ था, गज के फासले पे जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज खान, ना कोई वकील, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारिक जहांगीरी, तो वो जज भी साथ वाली अदालतों में थे ना, वो आए
और ना ही किसी वकील को भेजा। मेरा ख्याल ये है कि ये दिल पे भी ले गए हैं वफाकी आईनी अदालत वाले। बेशक, और नाराज पड़ोस जो है ना नाराज हो गए हैं। अब तो बहरहाल anyway, आपको नाजरीन मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।